एवरीवन, मैं हूँ लावण्या रावत और आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ गॉल ब्लैडर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से रिलेटेड। अभी लगभग एक हफ़्ते पहले 16 जुलाई 2023 को, आज से एक हफ़्ता पहले मेरी गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन्स की सर्जरी हुई है लैप्रोस्कोपिक। और उसी से रिलेटेड रिव्यूज़, प्रोसीजर और जो भी कॉम्प्लिकेशंस मैंने सही या जो भी आए ड्यूरिंग द सर्जरी, पोस्ट एंड प्री, ये सब इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का ये मोटिव था कि जब मेरी सर्जरी हुई तो उसके पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया यूट्यूब पे, तो कुछ वीडियोस मिली बट मोस्टली मेडिकल पर्पस से थी। और जो कुछ रिव्यूज़ थे इसके, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ उतना ज़्यादा मैच नहीं हुए। मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो काफ़ी अलग था और जो रियलिटी में होता है वो काफ़ी अलग था। तो ये जो वीडियो रहेगी ये 100% ऑनेस्ट रिव्यूज़ के साथ बनी है और मेन एम ये है कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में मैं कवर करूं। और देखते हैं, हम इसमें सब कुछ कवर करते हैं। सिम्टम्स जो मैंने पहले सफ़र किए, उसके बाद फिर मेरा डायग्नोज हुआ, फिर ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या मेरे पास अवेलेबल थे, फिर प्री सर्जरी, पोस्ट सर्जरी और ड्यूरिंग सर्जरी जो भी कॉम्प्लिकेशंस हुई, फिर कुछ मिथ जो कि सोसाइटी में है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरा ऑपरेशन हुआ उसके अगले दिन मैं बाइक राइड कर रहा था, उसके अगले दिन मैं काम पे चला गया, या सिर्फ एक दिन का बेड रेस्ट। तो ये जो मिथ हैं इन सब को बर्स्ट करने वाले हैं आज हम। प्लस कवर करूँगी मैं जो भी ईटिंग हैबिट्स जो छोड़नी पड़ी मुझे आफ्टर सर्जरी, और प्री सर्जरी जो भी डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया, उन सब चीज़ों को। तो बने रहिए वीडियो में और आइए जानते हैं गॉल ब्लैडर रिमूवल, गॉल स्टोन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और ऑनेस्ट रिव्यूज़। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिम्टम्स जो मैंने फ़ेस किए उनकी, तो बेसिकली मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे। लगभग एक साल पहले, 2 साल पहले से मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। जैसे आई वॉज़ 52 और 2 साल में मेरा वेट 68 तक पहुंच गया। तो इस चीज़ को मैंने इग्नोर किया। मैंने सोचा मे बी लाइफस्टाइल की वजह से या कोविड के लॉकडाउन की वजह से जो लेज़ी लाइफस्टाइल हो गई है उसकी वजह से मेरा वेट गेन हुआ है, और मैंने इसको टोटली इग्नोर कर दिया। और तो हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने कोई सिम्टम्स फ़ेस नहीं किए, बट बेसिक चीज़ें मैंने ये फ़ेस की। मेरा वेट गेन हुआ, मुझे कभी पेन नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं उनको गैस की शिकायत रहती है, मुझे कभी गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं रही। फूड भी डाइजेस्ट हो जाता था अच्छे से, कोई पेट दर्द कुछ नहीं। बट अचानक 13 मई को 2023 मुझे पेन शुरू हुआ सुबह 6 बजे। सो के उठी और अचानक से पेट में दर्द होने लगा। यहाँ पे ये होगा राइट साइड, जस्ट रिब्स के नीचे इतना ज़्यादा पेन होने लगा। और वो पेन धीरे धीरे पूरा शोल्डर, बैक, पूरे हैंड्स, आर्म्स, पूरा चेस्ट, सब कुछ पेन होने लगा। इतना पेन होने लगा कि आई वॉज़ नॉट इवन एबल टू ब्रीथ, मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। तो घर के जस्ट सामने हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्कुलर क्रैम्प्स हैं। और सबने कहा ऐसे कौन से मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, आज तक तो कभी नहीं हुए। ठीक है, सोचा चलो ठीक है, हो जाता है। तो उसने पेन किलर्स दिए और पेन किलर के इंजेक्शंस दिए और 1-2 मेडिसिन्स दी। उसके बाद 1 महीने तक एवरीथिंग वाज फाइन। उसके बाद फिर से 1 जून को, 2 महीने बाद नहीं, 1 महीने बाद लगभग, हाँ, मुझे फिर से पेन स्टार्ट हुआ दोपहर के टाइम। और मैंने लंच किया और मैं आके बैठी, नहीं लंच नहीं किया, मैंने मैंगो शेक पिया था। उसके बाद इट जस्ट स्टार्टेड अ सीवियर पेन अटैक। मतलब इतना ज़्यादा पेन, फिर से वही चीज़ें, वही सिम्टम्स फॉलो अप हो रहे हैं। देखो, राइट साइड रिब्स के नीचे, देन वो धीरे धीरे बैक में जा रहा है, फिर शोल्डर्स में जा रहा है, फिर आर्म्स में हो रहा है, फिर चेस्ट में जा रहा है।
एंड मैं एसी ऑन करके बैठी, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी पर फिर भी मैं पूरा स्वेट हो गई थी, पूरा पसीने से भीग गई थी, सांस नहीं ले पा रही थी, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर किसी तरह बस फिर मैं समझ गई कुछ गड़बड़ है, घर वाले भी समझ गए कुछ गड़बड़ है, एक ही जैसे सिम्टम्स बार बार आना मतलब इंटरनली कोई प्रॉब्लम है। तो फिर उसके बाद अगले दिन मैं फिजिशियन के पास गई। वो पेन लगभग मुझे 1 घंटा तक हुआ, फिर धीरे 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 कम हो गया। उसके बाद उस वक्त कोई मेडिकेशंस नहीं लिए थे मैंने। हाँ, मैंने पेंटाप्राजोल खाई थी 40 mg की, बट सीरियसली उस टाइम उसने भी कुछ भी काम नहीं किया। देन एक दिन बाद मैंने फिजिशियन को दिखाया, उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे, तो लिवर का, इसका उसका बहुत सारे। तो अल्ट्रासाउंड जो लिखा था होल एब्डोमेन का, उसमें निकला गॉल ब्लैडर में स्टोन्स। तो भाई एवरीवन वाज लाइक 20 साल की उम्र में ये इम्पॉसिबल है। तो सब ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने कहा चलो ठीक है, हो सकता है रिपोर्ट्स गलत हो, क्रॉस चेक करा लेते हैं। तो फिर दूसरे पैथोलॉजी से फिर से टेस्ट कराया 1 हफ्ते बाद, फिर से रिपोर्ट सेम, गॉल ब्लैडर नॉन फंक्शनल, swallowed एंड swollen, सूजा हुआ, नॉन फंक्शनल, काम नहीं कर रहा है, एंड फुल विद मल्टीपल कैलकुली, बहुत सारे पत्थरों से भरा हुआ। ठीक है। उसके बाद फिर काफ़ी सारे डॉक्टर्स को, सर्जन्स को हम लोगों ने मिले, उनसे अपॉइंटमेंट्स ली। तो जस्ट टू नो कि क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर तो देखो 2 होते हैं, एक ओपन सर्जरी होती है इसमें, एक होती है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओपन सर्जरी में 4 इंच का चीरा लगता है, और जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उसमें 4 चीरे लगते हैं और आधे आधे इंच के। तो इसकी ख़ास बात यह है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की, इसमें निशान नहीं रहता, निशान नहीं पड़ते। तो ये था कि हाँ अभी एज बहुत कम है तो लैप्रोस्कोपिक कराएंगे, इट्स लेस पेनफुल एज टोल्ड बाय एवरीवन। तो ठीक है, लैप्रोस्कोपिक कराना था। तो हमने 2-4 सर्जन से मिले, तो हाँ ठीक है बोला, हाँ हो जाएगा। प्राइस रेंज पता किया तो किसी ने बोला 50,000, 60,000, 70,000, बहुत ज़्यादा प्राइस बताया सब ने। अच्छा, उसके बाद मेरे मामा हैं, उनका हॉस्पिटल है, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ KGMU, ये जो लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके सर्जन आते हैं और वो गॉल ब्लैडर के ही सर्जन हैं, यही गॉल स्टोन्स रिमूव करने के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जन स्पेशलिस्ट हैं। तो हमारे यहाँ वो आते हैं, विजिटिंग स्टाफ में हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो हम करवा देंगे। तो वहाँ पे 30,000 का पैकेज मिला हमें, और ये था कि सर्जरी होगी, उसके 2 दिन रखेंगे, 1 दिन रखेंगे, फिर रिलीज़ कर देंगे वहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्नोस, कवर हो गया, डायग्नोस हो चुका था, ये ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल थे, और ये जो हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली। तो इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले ये रेकमेंड करूँगी कि अगर आपकी रिपोर्ट आती है कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गए, तो सबसे पहले तो 2 से 3 बार, मतलब कम से कम 2 बार तो क्रॉस चेक रिपोर्ट्स को ज़रूर करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि रिपोर्ट्स जो हैं वो गलत भी आ सकती हैं, कई बार होता है कुछ चीज़ें नहीं आती है रिपोर्ट्स में। तो 2 बार अलग अलग पैथोलॉजी 1 हफ्ते के डिफरेंस में आपको करवा लेना चाहिए। इट्स वेरी गुड फॉर आपकी हेल्थ के लिए। सेकंड जो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है वो ये कि हमेशा 2-4 डॉक्टर्स को मिल के ही डिसाइड करें कि सर्जरी कहाँ लेनी है, क्योंकि गूगल के रिव्यूज़ या किसी फैमिली फ्रेंड के ज़रिए आप करवा लेंगे, लेकिन ऐसा भी होता है कि लोग बहुत लूटते हैं, अपने ही सबसे ज़्यादा लूटते हैं। तो जिस डॉक्टर ने हमें 60,000 बताया था वो एक्चुअली एक फैमिली फ्रेंड था और उसने 60,000 बोला था। आई डोंट नो, बट इस जो हमने 30,000 में सर्जरी करवाई है उसमें भी सब कुछ बहुत अच्छा रहा, कोई ऐसी सीवियर कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, और सर्विसेज बहुत अच्छी थी। तो पता नहीं वो 60,000 में हमें क्या देने वाला था। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट चीज़ जो मैं रेकमेंड करूँगी वो ये कि बिफोर सर्जरी इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ये जान लें कि ये जो गॉल ब्लैडर की स्टोन्स वाली प्रॉब्लम है ना, इसका कोई इलाज नहीं है ऑपरेशन के अलावा। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि मध्य प्रदेश में कोई बाबा हैं, वो पेट पे आटा सानते हैं, उसके बाद जो भी पथरी है वो बाहर आ जाती है। ऐसा कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। साइंटिफिकली ये बेवकूफ़ी है, ये सब कराना, इसमें ट्रस्ट करना बेवकूफ़ी है, और इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। मैंने पूरी कोशिश की है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने और जो आपको मोटी मोटी जानकारी है वो मिल जाए, लेकिन इट्स स्टिल वीडियो लगभग 7 से 8 मिनट की बन चुकी है, और इसलिए मैंने इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी रखा है जिसमें हम जानेंगे कि अब ट्रीटमेंट भी हमने डिसाइड कर लिया कौन सा करना है, डॉक्टर भी डिसाइड कर लिया। अब प्री सर्जरी, पोस्ट सर्जरी, ड्यूरिंग द सर्जरी क्या कॉम्प्लिकेशंस आए, क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों का परहेज़ करना पड़ा, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और ऑपरेशन में जो भी हुआ एनेस्थीसिया से रिलेटेड सब कुछ, और जो भी मिथ हैं उसको हम बर्स्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट पे। और जो भी स्पेशल कुछ पॉइंट्स है जो मैंने एनेस्थीसिया से रिलेटेड, जो आपको कोई नहीं बताता, इवन डॉक्टर्स तक नहीं बताते, और मेरे लिए ना वो बहुत डिप्रेसिंग चीज़ है, तो आई डेफिनेटली शेयर इट, क्योंकि एनेस्थीसिया डिप्रेशन जो है, पोस्ट एनेस्थीसिया डिप्रेशन, ये एक ऐसी चीज़ है ना जिस पे कोई बात नहीं करता, इवन डॉक्टर्स आपको नहीं बताते। नेक्स्ट चीज़, इसके बाद आपके क्या ईटिंग रूटीन में चेंजेस आएंगे, और प्री और पोस्ट में आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है अपनी ईटिंग हैबिट्स में, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज़ जाननी थी और इस वीडियो में मैंने वो कवर नहीं की है, या फिर कोई क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, कोई चीज़ जो आप सफ़र कर रहे हो और उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो डेफ़िनेटली कमेंट सेक्शन में आप पूछ लो, मैं आंसर ज़रूर करूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी।